चलिए क्वेश्चन नंबर 558। अ क्लाइंट विद मिस्थीनिया ग्रेविस एक्सपीरियंसिंग डिस्फेजिया, एक व्यक्ति जिसको मिस्थीनिया ग्रेविस है उसको डिस्फेजिया यानी घुटने में दिक्कत हो रही है, स्वेलोइंग में दिक्कत हो रही है। व्हाट इज द प्रायोरिटी रिस्क एसोसिएटेड विद डिस्फेजिया दैट मस्ट बी कंसिडर व्हेन प्लानिंग नर्सिंग केयर। क्या हो सकता है प्रायोरिटी रिस्क, क्या हो सकती है अगर किसी पेशेंट को स्वेलोइंग में दिक्कत आ रही हो? तो एकमात्र सीधा सा आंसर पेशेंट को क्या हो सकता है बच्चे? एस्पिरेशन। एस्पिरेशन हो सकता है पेशेंट को, क्योंकि स्वेलोइंग में डिफिकल्टी आ रही है, घूट नहीं पा रहा है पेशेंट, क्योंकि मसल में वीकनेस हो गई है, जिस वजह से पेशेंट सलाइवा वगैरह को घूट नहीं पा रहा है, और उस वजह से हो सकता है पेशेंट एस्पिरेशन कर जाए और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो एक बात, जब भी आप मस्थीनिया ग्रेविस कहीं भी पढ़ोगे ना, तो ये याद रखना कि मस्थीनिया ग्रेविस वाले व्यक्ति में एस्पिरेशन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पेशेंट स्वेलो नहीं कर पाता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, है ना। आगे क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट याद आएगा आपको, यह काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि मिस्थीनिया ग्रेविस वाले व्यक्ति को किस चीज़ का खतरा होता है? एस्पिरेशन का, क्योंकि वो स्वेलोइंग नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 559। अ क्लाइंट विद मिस्थीनिया ग्रेविस आस्क अ नर्स व्हाई द डिजीज हैज अकर्ड। मिस्थीनिया ग्रेविस क्यों हुआ है? व्हाट पैथोलॉजी अंडरलाइन द नर्स रिप्लाई। क्या चीज़ नर्स उस पेशेंट को बताएगी? तो आइए समझते हैं कि मिस्थीनिया ग्रेविस वाले व्यक्ति को क्यों मिस्थीनिया ग्रेविस होता है। तो बच्चे ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये कोई मसल है, यहाँ पर होती है कुछ साइट, रिसेप्टर साइट, इस तरीके से मान लीजिए, और इन रिसेप्टर साइट को क्या होता है, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन आके वर्क करता है। जैसे ही एसिटाइल कोलिन इनमें चिपकता है, उसके बाद इस मसल का क्या होता है, मूवमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी कि किसी भी मसल को मूव करने के लिए उसके रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन का अटैच होना ज़रूरी है। लेकिन मिस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है बच्चे, ये एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर ये जो रिसेप्टर साइट है ना वो ब्लॉक हो जाती है। हमारी बॉडी क्या कर लेती है, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना देती है, और वो एंटीबॉडीज़ यहाँ आके पहले ही इनको क्या कर देती हैं, कैप्चर कर लेती हैं। अब मुझे बताइए, क्या अगर पहले 4 साइट्स थी और अब कितनी बची, 2, और एसिटाइल कोलिन भी कम है, तो क्या एसिटाइल कोलिन पहले जितना मसल के साथ अटैच हो रहा था उतना होगा? नहीं, कम होगा। तो कम होगा तो मसल मूवमेंट अच्छे से होगा क्या? नहीं, तो मसल वीकनेस देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि मसल के साथ एसिटाइल कोलिन तो क्या नहीं कर पा रहा है, अटैच कर ही नहीं पा रहा है, और कर रहा है भी तो कम कर रहा है। इसी को कहते हैं मिस्थीनिया ग्रेविस, मसल वीकनेस का आना, क्योंकि एसिटाइल कोलिन के एक तो रिसेप्टर कम हो गए हैं, और दूसरा एसिटाइल कोलिन खुद कम हो चुका है, क्योंकि इसका डिग्रेडेशन बढ़ जाता है। न्यूरो में तो आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो, मैं आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो आप ध्यान रखें। तो आप एज अ नर्स पेशेंट को क्या बताओगे कि क्यों आपको मिस्थीनिया ग्रेविस हो रहा है? आप बोलोगे डिक्रीज्ड नंबर ऑफ फंक्शनिंग एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर साइट। एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो अब कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन उनके साथ अटैच नहीं हो पा रहा है, और मसल मूवमेंट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से मसल वीकनेस हो चुकी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर जाएगा, आंसर नंबर 3। तो ये देखो बच्चे, नॉर्मली क्या होता था, यहाँ से एसिटाइल कोलिन निकलता था न्यूरॉन से, और ये एसिटाइल कोलिन मसल में जाकर अटैच होता था, और नॉर्मल ट्रांसमिशन होता था, मसल का मूवमेंट होता था। लेकिन मिस्थीनिया ग्रेविस में क्या हो जाता है, ये एसिटाइल कोलिन यहाँ से निकलती है, लेकिन पहले से ही एसिटाइल कोलिन की जो साइट्स हैं, रिसेप्टर साइट, वहाँ पर एंटीबॉडीज़ चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से ये एंटीबॉडीज़ इसको एसिटाइल कोलिन को इसमें नहीं चिपकने देती, जिसकी वजह से रिड्यूस्ड ट्रांसमिशन या फिर मसल वीकनेस देखने को मिलती है। आप कोई सा भी डायग्राम उठा लीजिए, आपको यही नज़र आएगा। यहाँ पर ये देखिए, इसमें भी देखिए एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन मसल पे अटैच नहीं हो पा रहा है, और व्यक्ति को मसल वीकनेस देखने को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 560। अ क्लाइंट इज विद मिस्थीनिया ग्रेविस आस्क द नर्स। एक व्यक्ति को मिस्थीनिया ग्रेविस है, वो नर्स से पूछता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू मी एंड टू माई फैमिली। मुझे क्या होने वाला है। व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट कैन एंटीसिपेट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू नर्स रिस्पॉन्स। तो बस नर्स व्यक्ति को क्या बताएगी, नर्स बताएगी कि बच्चे देखो, मिस्थीनिया ग्रेविस एक क्रॉनिक इलनेस है, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, क्रॉनिक इलनेस है, जिसमें एक्सर्वेशन भी होगा और री एमिशन भी होगा। ठीक है, एक्सर्वेशन एंड री एमिशन, क्रॉनिक इलनेस विद एक्सर्वेशन एंड
रीएमिशन। और मस्थेनिया ग्रेविस का एग्जर्वेशन और किस किस चीज़ से बढ़ सकता है? अगर व्यक्ति अल्कोहल लेगा तो और ज़्यादा उसको दिक्कतें बढ़ेंगी, अगर व्यक्ति स्ट्रेस लेगा तो और ज़्यादा उसको दिक्कतें बढ़ेंगी, ठीक है, अगर व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन होगा तो और ज़्यादा उसको दिक्कतें बढ़ेंगी, अगर इमोशनल स्ट्रेस या ट्रॉमा वगैरह व्यक्ति को होगा तो और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी। तो मिस्थेनिया ग्रेविस एक क्रॉनिक इलनेस है जिसमें एक्जर्वेशन एंड रीएमिशन होता है और इन चीज़ों से उस पर फ़र्क पड़ सकता है। ये चीज़ पेशेंट को बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 561, अ नर्स एंटर्स द रूम ऑफ अ क्लाइंट विद मिस्थेनिया ग्रेविस एंड आइडेंटिफाई दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज्ड डिस्फेजिया। एक व्यक्ति के कमरे में जब एक नर्स जाती है तो देखती है कि व्यक्ति को डिस्फेजिया यानी घूटने में यानी स्वेलोइंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो नर्स क्या करेगी? सबसे पहले नर्स क्या करेगी बच्चे, उसका सर का जो हिस्सा है वो उठा देगी ताकि उसको एस्पिरेशन ना हो। रेज द हेड ऑफ द बेड, बेड की जो हेड पोर्शन है उसको उठा देगी। इससे क्या होगा? पेशेंट को एस्पिरेशन होने का खतरा कम हो जाएगा, एस्पिरेशन होने का खतरा कम हो जाएगा। तो ध्यान रखें, डिस्फेजिया हो रहा है तो हेड एंड को आप क्या कर दोगे? रेज कर दोगे। पेशेंट इस तरीके से रहेगा तो एस्पिरेशन का खतरा उस पेशेंट को कम होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इससे आप ये भी याद रख सकते हो बच्चे कि जब भी एस्पिरेशन का खतरा होता है क्या करना होता है? पेशेंट के हेड एंड को उठा दो, ठीक है, ग्रेविटी से नीचे जाएगा, एस्पिरेशन का खतरा कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 562, व्हाट डज द नर्स एट्रीब्यूट टू इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन? किस वजह से रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन का खतरा ज़्यादा होता है एक व्यक्ति में जिसको मिस्थेनिया ग्रेविस है? सीधी सी बात है बच्चे, वीकनेस होगी रेस्पिरेटरी मसल्स में, रेस्पिरेटरी मसल्स में वीकनेस होगी। अब अगर रेस्पिरेटरी मसल में वीकनेस है तो क्या वो कफ कर पाएगा? क्या वो खांस पाएगा? नहीं। अगर वो खांसेगा नहीं तो क्या वो सिक्रीशंस को बाहर फेंक पाएगा? नहीं। अगर वो सिक्रीशंस को बाहर नहीं फेंक पाएगा, सिक्रीशन अंदर ही रहेंगी, तो उसकी वजह से बहुत अच्छा चांस मिल जाता है बैक्टीरिया को ग्रो करने का। तो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए काफ़ी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि जो भी सिक्रीशंस है वो तो रिटेन्ड है अंदर, उसको बाहर नहीं फेंक पा रहा है वो कफ के द्वारा, क्योंकि कफ तो वो कर ही नहीं सकता, रेस्पिरेटरी मसल में तो वीकनेस हो रखी है। इसीलिए इनअफेक्टिव कफिंग की वजह से, इनअफेक्टिव कफिंग, क्योंकि वो कफ नहीं कर पा रहा है वीक मसल की वजह से और वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ होने का खतरा ज़्यादा है, इसीलिए इंक्रीज रिस्क हो जाता है एक व्यक्ति को रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन का जिस व्यक्ति को मिस्थेनिया ग्रेविस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 563 को समझने की कोशिश करिए बच्चे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको इससे सीखने को मिलेगा। ये कह रहा है क्लाइंट विद मिस्थेनिया ग्रेविस हैज़ बिन रिसीविंग नियोस्टिग्मिन। एक व्यक्ति है जिसे मिस्थेनिया ग्रेविस है, उसको नियोस्टिग्मिन चल रही है और वो नर्स से पूछता है व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स एक्शन, कि इसका एक्शन क्या है, नियोस्टिग्मिन उसको क्यों दी जा रही है। तो नर्स उसको क्या बताएगी कि नियोस्टिग्मिन का क्या एक्शन होता है। तो ध्यान से सुनो, मान लीजिए ये मसल है और मसल में हमने क्या बोला था, कौन सी साइट होती है? एसिटाइल कोलिन की साइट होती है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। और एसिटाइल कोलिन को क्या करना होता है? इनमें एक्ट करके इनमें लगना होता है और जैसे एसिटाइल कोलिन इनमें लगती है मसल का क्या होता है? मूवमेंट होता है। अब मान लीजिए, अब एक और चीज़ समझने की कोशिश करिए बच्चे, एसिटाइल कोलिन को तोड़ने वाला भी एक एजेंट होता है जो एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है और एसिटाइल कोलिन को तोड़ने वाले को कहते हैं कोलिनेस्टरेज। कोलिनेस्टरेज क्या करता है? एसिटाइल कोलिन को क्या करता है? तोड़ता है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति में जिसमें एसिटाइल कोलिन पहले से ही कम है, पहले से ही वो मसल पे अटैच नहीं हो पा रहा है, क्या उसमें हम कोलिनेस्टरेज को अलाउ करेंगे कि आप एसिटाइल कोलिन को तोड़ दो? अगर वो इसको तोड़ देगा तो और ज़्यादा कम हो जाएगा एसिटाइल कोलिन और मिस्थेनिया ग्रेविस वाले व्यक्ति की और कंडीशन खराब हो जाएगी। तो एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है कौन? तोड़ता है कोलिनेस्टरेज। तो हम क्या करेंगे, हम बाहर से एक ऐसी दवाई बनाएंगे जो इसको जो तोड़ता है उसको ना तोड़ पाए। तो इसका उल्टा, कोलिनेस्टरेज जो इसको तोड़ता है इसका उल्टा हम व्यक्ति को देते हैं एंटी कोलिनेस्टरेज। एंटी कोलिनेस्टरेज यानी हम ऐसी दवाई देंगे जो इसको रोक देगा। अगर वो इसको रोक देगा, एसिटाइल कोलिन के टूटने को रोक देगा, तो एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा और मिस्थेनिया ग्रेविस वाले व्यक्ति के लक्षणों में क्या आएगी? सुधार आएगा। समझ रहे हो? तो जो चीज़ एसिटाइल कोलिन को तोड़ती है उसको कोलिनेस्टरेज कहते हैं और उसके अगेंस्ट में जो हम दवाई देते हैं उसको एंटी कोलिनेस्टरेज कहते हैं। और वो क्यों देते हैं? ताकि एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाए। जितना ज़्यादा एसिटाइल कोलिन का लेवल रहेगा उतना ज़्यादा वो जाके अटैच होगा, उतना ज़्यादा मूवमेंट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा मसल वीकनेस कम होगी।
ठीक है, इसी एंटी कोलिनेस्ट्रेज जो दवाई है ना, यही तो है नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन क्या होती है? एंटी कोलिनेस्ट्रेज। आज के बाद मत भूलना, यह एसिटाइल कोलिन को तोड़ने वाली चीज़ को रोक देती है। तो नर्स उसको बताएगी कि नियोस्टिग्मिन आपको क्यों दी जा रही है। आपको नियोस्टिग्मिन इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये ब्लॉक कर दे रहा है एक्शन ऑफ कोलिनेस्ट्रेज। ये कोलिनेस्ट्रेज को रोक दे रहा है। कोलिनेस्ट्रेज जो कि एसिटाइल कोलिन को तोड़ रहा था, उसको रोकने का काम करता है ये एंटी कोलिनेस्ट्रेज। और इसका एग्जाम्पल जो नाम है वो क्या है? नियोस्टिग्मिन। कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, देखिए। ऐसे कॉन्सेप्ट सीखते जाइए, शायद नॉर्सेट में कोई ऐसा नहीं होगा जो आपका मुकाबला कर पाएगा अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट सीख के जाते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 564। इससे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ध्यान से सुनिए। अ क्लाइंट विद मस्तीनिया ग्रेविस कंटिन्यू टू बिकम वीकर। एक व्यक्ति जो मस्तीनिया ग्रेविस है वो और ज़्यादा वीक हो जा रहा है डिस्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट विद नियोस्टिग्मिन। उसको हम नियोस्टिग्मिन दवाई दे रहे हैं जिससे उसे ठीक होना चाहिए था, लेकिन वो और ज़्यादा वीक होता जा रहा है। वट शुड द नर्स आइडेंटिफाई फॉर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन फॉर एड्रोफोनियम। तो आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर ने उसे एड्रोफोनियम क्यों दिया होगा? अब ध्यान से सुनिए बच्चे। मान लीजिए ये मसल है, और मसल में मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर क्या है मौजूद है? एसिटाइल कोलिन की साइट्स मौजूद है, और यहाँ पर ऊपर है हमारा एसिटाइल कोलिन। इस एसिटाइल कोलिन को इसमें लगना है, और इसमें अटैच होने के बाद मसल का मूवमेंट होगा। यहाँ पर मसल का क्या होगा? मूवमेंट होगा। अगर ये यहाँ पर अटैच हो जाएंगी तो इसको तोड़ने वाला कौन था? कोलिनेस्ट्रेज। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। इसको तोड़ने वाला जो व्यक्ति था वो था कोलिनेस्ट्रेज। कोलिनेस्टीरेज एसिटाइल कोलिन को क्या करता है? तोड़ता है। और इसको तोड़ने से रोकता कौन है? जो हम बाहर से देते हैं। इसके अलावा इसके अगेंस्ट एंटी कोलिनेस्टीरेज। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। दो तरीके की चीज़ें हो सकती है अब उस व्यक्ति में। मान लो आपने इसको जो कोलिनेस्ट्रेज को रोकती है ना, वो दवाई बहुत ज़्यादा दे दी, बहुत ज़्यादा दे दी, बहुत ज़्यादा दे दी, बहुत ज़्यादा दे दी। अब अगर ये बहुत ज़्यादा दे दी तो एसिटाइल कोलिन क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। और अगर ये टूटेगी नहीं तो एसिटाइल कोलिन भी क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपने इसको रोकने के लिए दवाई दी, लेकिन गलती से आपने एंटी कोलिनेस्ट्रेज काफ़ी ज़्यादा दे दी, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का भी बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि वो टूटेगा तो बिल्कुल भी नहीं। अब अगर एसिटाइल कोलिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बताओ, एसिटाइल कोलिन से हमारी बॉडी में कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता था? पैरासिम्पैथेटिक। कौन सा होता था? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। एसिटाइल कोलिन से हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता था। तो अब आप देखोगे कि व्यक्ति को ठीक करने के चक्कर में आप व्यक्ति का नुकसान कर चुके हो। व्यक्ति में आप सारे के सारे पैरासिम्पैथेटिक लक्षण आने लगे हैं, जैसे प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होने लगा है, जीआई सिस्टम बढ़ गया है, डायरिया वगैरह मरीज को होने लगा है, ठीक है, मरीज का यूरिन आउटपुट वगैरह बढ़ गया है। तो आप देखोगे कि सारे पैरासिम्पैथेटिक लक्षण उस मरीज में देखने को मिल रहे हैं। इसको कहते हैं बच्चे कोलिनर्जिक क्राइसिस। कोलिनर्जिक क्राइसिस मतलब क्या है? जो आप दवाई ठीक करने के लिए दे रहे थे वो आपने ज़्यादा दे दी एंटी कोलिनेस्ट्रेज, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन ज़्यादा हो गया। और जब एसिटाइल कोलिन ज़्यादा होता है तो पैरासिम्पैथेटिक लक्षण आते हैं बॉडी में, जैसे कि प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना, जीआई, डायरिया, वॉमिट, ठीक है। इसे कहते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस। और अगर ये हो जाए उस व्यक्ति को, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चे, शानदार कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं आज। अगर ये व्यक्ति को हो जाए तो इस व्यक्ति को, क्योंकि इसको कोलिनर्जिक क्राइसिस हो चुकी है, आपने ये बहुत ज़्यादा दे दिया है एंटी कोलिनेस्ट्रेज, जो नियोस्टिग्मिन वगैरह होते हैं ना, नियोस्टिग्मिन आपने पेशेंट को बहुत ज़्यादा दे दिया है। इस व्यक्ति को अब आप क्या दोगे? एट्रोपिन। इस व्यक्ति को आप एट्रोपिन दोगे। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाए या फिर नियोस्टिग्मिन ज़्यादा दे दो तो उसका एंटीडोट क्या होता है? एट्रोपिन। समझ में आया? ये तो है कोलिनर्जिक क्राइसिस। अब एक दूसरा सिनेरियो सुनो। मान लीजिए ये आपके पास मसल था, ये तो आपने दवाई ज़्यादा देने की वजह से क्या हो रहा है? कोलिनर्जिक क्राइसिस। अब मान लीजिए ये इसके ACH के रिसेप्टर हैं, ये ACH है, इसको तोड़ता है कोलिनेस्ट्रेज, और आप इसके अगेंस्ट दवाई दे रहे हो एंटी कोलिनेस्ट्रेज। मान लीजिए पहले तो आपने ये दवाई ज़्यादा दे दी थी, उसकी वजह से कोलिनर्जिक क्राइसिस हो गया था। मान लो आपने ये दवाई अब कम दे दी। अगर आपने ये दवाई कम दी है तो
ज़्यादा टूटेगा ये, और एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या हो जाएगा, कम। तो पहले से ही एसिटाइल कोलिन कम था, आपने ये दवाई कम दी जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन कम ही रहा, और व्यक्ति में वीकनेस क्या करेगी, अब और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एसिटाइल कोलिन तो और कम हो गया और यहाँ पर नहीं अटैच होगा, और ज़्यादा वीकनेस बढ़ जाएगी। यानी कि इस दवाई को कम देने की वजह से वीकनेस बढ़ रही है, जबकि इस दवाई को ज़्यादा देने की वजह से क्या हो रहा है, एसिटाइल कोलिन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार कंटिन्यूस यहाँ पर स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से वीकनेस तो नहीं होगा लेकिन स्पाज्म आ जाएगा मसल्स में, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा मसल्स का। तो याद रखना, कोलिनर्जिक क्राइसिस क्यों होता है, ओवर मेडिकेशन की वजह से। ये क्वेश्चन आता है टारगेट हाई में, दवाई ज़्यादा देने की वजह से, ओवर मेडिकेशन की वजह से कोलिनर्जिक क्राइसिस होता है, जबकि दवाई कम देने की वजह से, एंटी कोलिनेस्टेरेज को कम देने की वजह से, यानी अंडर मेडिकेशन की वजह से क्या होता है, अंडर मेडिकेशन की वजह से होता है मिस्थेनिक क्राइसिस। इसको कहते हैं मिस्थेनिक क्राइसिस। मिस्थेनिक क्राइसिस में क्या होता है, और ज़्यादा वीकनेस होगी पेशेंट को, और ज़्यादा उसकी हालत ख़राब होगी। तो मिस्थेनिक क्राइसिस अंडर मेडिकेशन यानी दवाई कम देने की वजह से होता है, जबकि कोलिनर्जिक क्राइसिस दवाई ज़्यादा देने की वजह से होता है। और अगर दवाई ज़्यादा दे दी है तो उस मरीज को एट्रोपिन देते हैं एज अ एंटीडोट। ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये समझ में आया कोलिनर्जिक क्राइसिस और मिस्थेनिक क्राइसिस। अब आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 564 में क्या कह रहा था, क्लाइंट विद मिस्थेनिया ग्रेविस कंटिन्यू और ज़्यादा वीकर होता जा रहा है, नियोस्टिगमिन देने के बावजूद और ज़्यादा वीकर होता जा रहा है। तो बताओ उस व्यक्ति को एड्रोफोनियम क्यों दी होगी। बच्चे एड्रोफोनियम भी एंटी कोलिनेस्टेरेज दवाई है, तो एंटी कोलिनेस्टेरेज उस व्यक्ति को क्यों दी है जिसको मिस्थेनिया ग्रेविस है और दवाई देने के बाद और वीक होता जा रहा है। तो ध्यान रखिए, दवाई देने के बाद और ज़्यादा वीक होता जा रहा है, तो हमने एड्रोफोनियम इसलिए दिया है ताकि हम देख पाएँ कि कहीं मरीज को कोलिनर्जिक क्राइसिस तो नहीं हो रहा है। और कोलिनर्जिक क्राइसिस क्यों होता था, दवाई ज़्यादा देने की वजह से। ऐसा ना हो कि आप दवाई जो नियोस्टिगमिन दे रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा दे रहे हो, क्योंकि अगर वो आप ज़्यादा दे रहे हो तो व्यक्ति में क्या होगा, जब आप नियोस्टिगमिन वगैरह को ज़्यादा दोगे तो एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होगा तो सारे पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन आएंगे। इसीलिए हम एड्रोफोनियम देते हैं मरीज को, देखने के लिए कि कहीं व्यक्ति को कोलिनर्जिक क्राइसिस तो नहीं है, ठीक है। आप बस कोलिनर्जिक क्राइसिस और मिस्थेनिया क्राइसिस को ध्यान रखिए। ये याद रखिए कि मिस्थेनिया क्राइसिस अंडर मेडिकेशन की वजह से होता है, कोलिनर्जिक क्राइसिस ओवर मेडिकेशन की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 565, अ डायग्नोसिस विद पार्किंसन डिजीज। एक व्यक्ति को पार्किंसन डिजीज है, वो नर्स से पूछता है कि पार्किंसन डिजीज क्यों होती है। तो नर्स क्या रिस्पॉन्स करेगी, पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा में जो डोपामिन बनाने वाली जो नर्व्स होती है ना, उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से सब्सटेंशिया नाइग्रा, याद रखिए सब्सटेंशिया नाइग्रा में वो न्यूरॉन जो डोपामिन बनाते हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब मुझे बताओ, अगर वो न्यूरॉन नहीं रहे जो डोपामिन बनाते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा में, तो क्या डोपामिन होगा, नहीं। अगर डोपामिन कम होगा तो उसकी वजह से जो लक्षण आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पार्किंसन डिजीज़। और ये सब्सटेंशिया नाइग्रा, यहाँ पर एक टर्म और बेसल गैंग्लिया में जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है वहाँ पर जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से डोपामिन कम हो जाता है। डोपामिन कम होने की वजह से पार्किंसन डिजीज़ होती है। तो आंसर क्या जाएगा, हम बोलेंगे, हम उस पेशेंट को क्या बताएंगे, क्योंकि डीजनरेशन हो चुका है न्यूरॉन का बेसल गैंग्लिया में न्यूरॉन्स का डीजनरेशन हो चुका है, जिसकी वजह से डोपामिन कम हो चुका है और आपको पार्किंसन डिजीज़ हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ नर्स इज इंटरव्यूइंग क्लाइंट विद टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसन डिजीज। एक व्यक्ति को पार्किंसन डिजीज है, व्हाट शुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट हाउ द सिम्टम ऑनसेट ऑफ सिम्टम अकर्ड। उसमें जो लक्षण आए हैं पार्किंसन डिजीज़ के वो कैसे आए, एकदम से आ गए, धीरे धीरे आए, एक रात में आ गए। याद रखना, बहुत धीरे धीरे लक्षण आते हैं, ग्रेजुअली लक्षण आते हैं उस व्यक्ति में जिसको पार्किंसन डिजीज है। और क्यों आता है, क्योंकि उसमें डोपामिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया में याद होगा बच्चे आपको, डोपामिन बढ़ जाता है, उल्टा होता है, स्किज़ोफ्रेनिया में डोपामिन बढ़ जाता है और पार्किंसन डिजीज में डोपामिन कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 567, अ क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसन डिजीज। एक व्यक्ति जिसे पार्किंसन डिजीज है वो नर्स से पूछता है, वाई आई ड्रूल सो मच, मुझे बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग, मेरा बहुत ज़्यादा सलाइवा क्यों निकलता है। नर्स उसको क्या रिस्पॉन्स देगी
कि क्यों आपका इतना ज़्यादा सलाइवा निकलता है, आपको पार्किंसन डिजीज़ है तो क्यों निकलता है, क्योंकि आपका लॉस हो चुका है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं ना, वो लॉस हो चुका होता है उस व्यक्ति में जिसको पार्किंसन डिजीज़ है, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग होती है, बहुत ज़्यादा सलाइवा उसका निकलता है। ये याद रखना, लॉस ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है। उस व्यक्ति में जो ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है ना, ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री मूवमेंट, वो कम हो जाता है, लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग होती है सलाइवा का, ठीक है। नेक्स्ट है, विच साइन एंड सिम्टम डज द नर्स एक्सपेक्ट इन अ क्लाइंट विद पार्किंसन डिजीज वाले व्यक्ति में क्या क्या लक्षण आएंगे, वो पूछ रहा है। रेस्टिंग ट्रिमर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। पार्किंसन डिजीज में रेस्टिंग ट्रिमर आते हैं। फ्लैट इफेक्ट, चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते, एक ही एक्सप्रेशन बना रहेगा। और स्लो वॉलेंट्री मूवमेंट, और जो वॉलेंट्री मूवमेंट है, जो बॉडी का मूवमेंट है, वो भी बहुत स्लो हो जाता है, जिसे हम ब्रेडिकाइनेसिया भी कह सकते हैं। बॉडी बहुत धीरे धीरे मूव करती है, ब्रेडिकाइनेसिया, फ्लैट इफेक्ट, रेस्टिंग ट्रिमर। आइए इमेज से कुछ और लक्षणों को देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इमेज देखिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हैंड ट्रिमर देखिए, हाथों में ट्रिमर्स का आना, ये एक लक्षण होता है पार्किंसन डिजीज़ में। मास्क फेस, मास्क लाइक फेस होता है, जिसे फ्लैट इफेक्ट भी कहते हैं। सेम फेस रहेगा, एक्सप्रेशन रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। स्टूप्ड पोस्चर, व्यक्ति थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ रहेगा। बैक रिजिडिटी, बैक में रिजिडिटी रहेगी। ट्रिमर इन लेग्स, पैरों में भी क्या आएंगे, हल्के हल्के कंपन आएंगे, दौरे आएंगे। हैंड ट्रिमर्स तो होते ही होते हैं। और एक क्वेश्चन भी आता है, जब भी व्यक्ति को हैंड ट्रिमर हो, पार्किंसन वाले व्यक्ति को, तो उसको क्या करना है, उसके हाथ में कुछ पकड़ने के लिए दे दीजिए, जैसे कि कोई माला या कोई वस्तु दे दीजिए जिससे कि ट्रिमर ना आए। रिड्यूस्ड आर्म स्विंग, देखिए हाथ इतने ज़्यादा नहीं इसके चलते समय हिलते हैं। सफलिंग गेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो व्यक्ति में सफलिंग गेट नज़र आता है। देखिए यहाँ पर भी, देखिए यहाँ पर भी दिखाया हुआ है, ट्रैप से समझाया हुआ है। रिड्यूस्ड आर्म स्विंग, सफलिंग गेट, फॉरवर्ड टिल्ट, आगे की तरफ झुका रहेगा। स्टूप्ड पोस्चर, मास्क लाइक फेस, हैंड ट्रिमर, ये देखिए रिड्यूस्ड आर्म स्विंग, सफलिंग गेट, पोस्चर, मास्क लाइक। ये इमेज अपने मन में आप रख लीजिए कि क्या क्या रेस्टिंग ट्रिमर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये सारे के सारे लक्षण पार्किंसन डिजीज़ वाले व्यक्ति के हैं। बहुत धीरे धीरे उसके बॉडी का मूवमेंट होता है, जिसे ब्रेडिकाइनेसिया या फिर एकाइनेसिया भी कहा जाता है। ये देखिए, ठीक है, रेस्टिंग ट्रिमर, सफलिंग गेट, फॉरवर्ड टिल्ट, सफलिंग गेट। चलिए, तो एक व्यक्ति जिसको पार्किंसन डिजीज़ है, उसको क्या क्या लक्षण आ सकते हैं, याद रखना। पहला उसको क्या आएगा, पिल रोलिंग ट्रिमर, और ये पहला साइन होता है। कोई बार क्वेश्चन आया हुआ है, पहला साइन क्या होता है, पिल रोलिंग ट्रिमर आते हैं उसके हैंड में, इन हैंड में पिल रोलिंग ट्रिमर का आना फर्स्ट साइन होता है। ये क्वेश्चन भी आता है। सेकंड, ब्रेडिकाइनेसिया, बहुत स्लो मूवमेंट होगा उसका, ठीक है। उसके बाद मास्क लाइक फेस, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मास्क लाइक फेस किस डिजीज़ में देखा जाता है, पार्किंसन डिजीज़ में। उसके बाद फ्लैट इफेक्ट, रिजिडिटी, बहुत रिजिडिटी देखने को मिलेगी उस बॉडी व्यक्ति के बॉडी में, ठीक है। जर्की मूवमेंट, कॉग व्हील रिजिडिटी भी कहा जाता है इसे। कई बार वो क्वेश्चन पूछता है, कॉग व्हील रिजिडिटी किस में देखी जाती है, आंसर क्या जाता है, पार्किंसन डिजीज़, ठीक है। ब्रेडिकाइनेसिया, स्लो वॉलेंट्री मूवमेंट, बहुत स्लो करेगा मूवमेंट, स्लो मूवमेंट। और लिखते लिखते बच्चे वो छोटा लिखने लग जाता है, जिससे कहा जाता है माइक्रोग्राफिया। ये भी एक होता है माइक्रोग्राफिया, लिखते लिखते छोटा लिखने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारे लक्षण पार्किंसन डिजीज़ में देखे जाते हैं, जो डोपामिन कम होने की वजह से होता है, याद रखना। तो इसमें स्लो वॉलेंट्री मूवमेंट, फ्लैट इफेक्ट एंड रेस्टिंग ट्रिमर, ये 3 लक्षण बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 569, व्हेन हेल्पिंग अ क्लाइंट विद पार्किंसन डिजीज टू एम्बुलेट, पार्किंसन डिजीज़ को नर्स चलने में मदद कर रही है। व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव टू द क्लाइंट, क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्शन देगी कि क्या नहीं करना है। अवॉइड लीनिंग फॉरवर्ड, याद रखें, लीनिंग, आगे झुकने से पेशेंट को मना करना है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी इमेज में पहले से ही पार्किंसन डिजीज़ जिस व्यक्ति को होता है वो आगे झुका होता है, जिसे स्टूप्ड पोस्चर कहते हैं। स्टूप्ड पोस्चर पहले से ही वो आगे झुका होता है। अगर और आगे झुक के पेशेंट चलेगा तो इनस्टेबिलिटी होगा और पेशेंट गिर सकता है, उसको इंजरी हो सकती है। इसलिए पार्किंसन डिजीज़ वाले व्यक्ति को बोलना है कि आपको फॉरवर्ड लीन नहीं करना है ना, जितनी कोशिश हो सके सीधा होकर आपको चलने की कोशिश करनी है,
चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 570, अ नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग कार्बिडोपा लेविडोपा। एक नर्स एक व्यक्ति को कार्बिडोपा और लेविडोपा दे रही है, उस व्यक्ति को जिसको पार्किंसन डिजीज है। विच थेरेपेटिक इफेक्ट डज द नर्स एक्सपेक्ट द मेडिकेशन टू प्रोड्यूस। लेवोडोपा और कार्बिडोपा ऐसा क्या करती है? सुनो बच्चे, ये मान लीजिए हमारा ब्रेन है और हमारे ब्रेन से पहले आता है ब्लड ब्रेन बैरियर। हर चीज़ वहाँ नहीं जा सकती, तो ब्रेन में हर भी कोई चीज़, हर मेडिसिन नहीं जा सकती ना। मान लीजिए अगर इस पेशेंट को आप डायरेक्टली डोपामिन दे देते, क्योंकि आप जानते हो कि इस व्यक्ति के अंदर क्या नहीं है, डोपामिन नहीं है। अगर आप डायरेक्ट इस व्यक्ति को डोपामिन दे दोगे ना, तो ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है, और हम जानते हैं कि इस व्यक्ति में डोपामिन कम है। तो अब कैसे इसका डोपामिन बढ़ाया जाए? तो फिर डॉक्टर्स ने क्या किया, उन्होंने बनाया लेवोडोपा। अब ये लेवोडोपा जो है ना, इसके अंदर काबिलियत होती है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कहाँ पहुँच जाता है? ब्रेन में। और ब्रेन में पहुँचने के बाद ये जो लेवोडोपा है ना, ये बदल जाता है डोपामिन में। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति का डोपामिन का लेवल बढ़ जाएगा और उसके लक्षणों में सुधार होगा। क्योंकि डोपामिन तो क्रॉस नहीं कर सकता, तो हम लेवोडोपा देते हैं। इसीलिए लेवोडोपा को कहा जाता है प्रीकर्सर ऑफ डोपामिन। यह डोपामिन को बनाती है ब्रेन में पहुंचने के बाद, ठीक है। और कार्बिडोपा को इसलिए दिया जाता है कि ब्रेन में पहुंचने के बाद लेवोडोपा को कोई तोड़ ना पाए, उसके डिस्ट्रक्शन को बचाने के लिए कार्बिडोपा देते हैं, ठीक है। तो लेवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है ब्रेन में। तो ये कह रहा है कि कार्बिडोपा और लेवोडोपा क्यों दिया गया है पार्किंसन वाले व्यक्ति को? ये रिप्लेसमेंट करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर का ब्रेन में। जो ब्रेन में डोपामिन होता है ना, उसका रिप्लेसमेंट करने के लिए जैसे ही लेवोडोपा जाता है, वो डोपामिन बना देता है। तो याद रखना, लेवोडोपा और कार्बिडोपा क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेन में, जो कि कौन सा है? डोपामिन। और याद रखना, लेवोडोपा के अंदर काबिलियत होती है कि वह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 571, व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर या लक्षण देखने को मिलेंगे डज द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट विद हर्निएटेड लंबार डिस्क। एक व्यक्ति जिसमें हर्निएशन हो रखा है लंबार डिस्क का, उसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? पहले इमेज देख लीजिए, यहाँ पर देखिए। अगर यहाँ पे देखिए डिस्क का हर्निएशन हो रखा है ना, बाहर निकल रखी है, जिसकी वजह से ये नर्व दब रही है। जब ये नर्व दबती है ना, लंबार रीजन में हर्निएटेड डिस्क है, उस रीजन में उस नर्व की कंप्रेशन की वजह से देखिए पूरे पाँव में, थाई में आपको पेन नज़र होता हुआ नज़र आएगा। ये देखिए, ये एरियाज ऑफ पेन, जहाँ जहाँ पर ये नर्व सप्लाई करती है, उस पूरे लेग्स में, थाइज में, हिप्स में आपको पेन नज़र आएगा। तो कई बार वो आपसे पूछता है कि हर्निएटेड लंबार डिस्क में आपको पेन कहाँ होते हुए नज़र आएगा? इस थाई में, इस हिप्स में, थाई में, इस लेग में, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कि लंबार डिस्क में कहाँ पर उसको पेन होगा? पेन रेडिएटिंग टू हिप एंड लेग। जो दर्द है वो हिप और लेग में क्या करेगा? रेडिएट करेगा, अगर उस व्यक्ति को हर्निएटेड लंबार डिस्क है तो। नेक्स्ट है हम हर्निएटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क अगर किसी व्यक्ति को है ना, तो नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि वो कब मरीज बोलेगा कि मुझे सडन इंक्रीज इन पेन हो रहा है, मेरा दर्द बढ़ रहा है? कौन सी एक्टिविटी वो ऐसा करेगा हर्निएटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क वाला, जिसके उससे दर्द जो है वो बढ़ जाएगा? तो याद रखना, अगर वो कफिंग एंड स्नीजिंग करेगा तो उससे पेन बढ़ जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा, उसका इंट्रा स्पाइनल प्रेशर क्या करेगा? बढ़ेगा। और इंट्रा स्पाइनल प्रेशर जब बढ़ेगा तो उसका पेन जो होगा, वो दर्द जो होगा वो बढ़ जाएगा। और फिफ्थ, स्टेनिंग व्हेन हैविंग अ बाउल मूवमेंट, डेफिकेशन करते समय अगर वो स्टेन करेगा, जोर लगाएगा, तो इससे भी इंट्रास्पाइनल प्रेशर बढ़ेगा, और जब भी इंट्रास्पाइनल प्रेशर बढ़ता है उसको फिर से पेन होगा। तो याद रखना, स्ट्रेनिंग करना डेफिकेशन के दौरान या फिर कफिंग और स्नीजिंग करना, ये दोनों ही उसके पेन को क्या कराएंगे? बढ़ाएंगे उस व्यक्ति में जिसमें हर्निएटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 573, फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर या साइन एंड सिम्टम शुड द नर्स असेस फॉर अ क्लाइंट हु जस्ट हैड अ माइक्रोडिसेक्टमी फॉर हर्निएटेड लंबार डिस्क? हर्निएटेड लंबार डिस्क के लिए उसकी सर्जरी हुई है, जिसे माइक्रोडिसेक्टमी कहते हैं। तो उस व्यक्ति में क्या लक्षण आएंगे? याद रखना बच्चे, अगर उसकी सर्जरी होती है हर्निएटेड लंबार डिस्क की, तो हो सकता है वहाँ पर जो नर्व रूट है ना,
वो उसकी इंजरी हो जाए, नर्व रूट की इंजरी हो जाए सर्जरी की वजह से, जिस वजह से उस पाँव का सेंसरी लॉस आपको देखने को मिल सकता है। जिस पाँव जो लेग अफेक्टेड था उस लेग में आपको सेंसेशन लॉस होते हुए नज़र आ सकते हैं। सेंसरी लॉस इन लेग आफ्टर माइक्रो डिसेक्टमी, ठीक है, सेंसरी डिसफंक्शन होता हुआ नज़र आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 574, व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन प्लान ऑफ अ केयर ऑफ अ क्लाइंट हु जस्ट हैड पोस्टीरियर लंबार लेमिनेक्टमी। लंबार रीजन में उसकी लेमिनेक्टमी की गई है। बच्चे याद रखना, स्पाइनल की कोई सी भी सर्जरी हो, स्पाइनल की कोई सी भी सर्जरी हो, उसके बाद उस व्यक्ति का कराया जाता है लॉग रोल। उसके बाद उस व्यक्ति का कराया जाता है लॉग रोलिंग। लॉग रोलिंग यानी 3 लोग मिलकर एक साथ उस व्यक्ति को उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, अगर पोजीशन चेंज करवानी है तो। याद रखना, इसीलिए हमेशा स्पाइनल सर्जरी के बाद क्या आंसर जाएगा, रीपोजिशन द क्लाइंट बाय लॉग रोलिंग। लॉग रोलिंग का यूज़ करके पेशेंट की पोजीशन को चेंज करते हैं जिसकी भी स्पाइन में कोई भी सर्जरी की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे लेमिनेक्टमी और किया ना, तो इसलिए लॉग रोलिंग करेंगे। इमेज देखिए लॉग रोलिंग का, ये देखिए इमेज, 3 लोग मिलके 1 2 3, एक ने शोल्डर और हिप्स पकड़ा है, दूसरे ने लंबार रीजन और हिप्स का नीचे वाला हिस्सा पकड़ा है, तीसरे ने हिप्स और लेग्स पकड़े हैं। ये तीनों मिलकर एक साथ पेशेंट को उधर रोटेट करेंगे, इसे कहते हैं बच्चे लॉग रोलिंग। लॉग रोलिंग, ये देखिए पहले 3 लोगों ने एक साथ पेशेंट को ग्रैब किया और फिर एक साथ पेशेंट को, इससे क्या होती है बच्चे, इसकी जो पेशेंट की स्पाइन है ना वो मुड़ेगी नहीं, इसकी स्पाइन सीधी रहेगी। और स्पाइन की सर्जरी के बाद हमें कोशिश करनी चाहिए स्पाइन जितने सीधी रहे उतना बेहतर है, स्पाइन मुड़े ना, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, लॉग रोलिंग। ये देखिए 3 लोग मिलके पेशेंट को एक साथ टर्न करेंगे ताकि स्पाइन का क्या ना हो, ट्विस्टिंग ना हो, स्पाइन सीधी रहे, ठीक है। तो लॉग रोलिंग शब्द याद रखना स्पाइन सर्जरी के बाद। क्वेश्चन नंबर 575, व्हाट डज द नर्स डू फॉर अ क्लाइंट विद सर्वाइकल लेमिनेक्टमी। सर्वाइकल यानी बच्चे नेक के रीजन में स्पाइन की सर्जरी हुई है। अब मुझे बताओ, अगर नेक के रीजन में उसकी स्पाइन की सर्जरी हुई है तो क्या वो व्यक्ति कफ कर पाएगा, खांस पाएगा? नहीं। अगर कफ नहीं करेगा तो क्या सीक्रीशंस बाहर आएंगे? नहीं। अगर सीक्रीशंस बाहर नहीं आएंगे तो एस्पिरेशन का भी रिस्क होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ का भी रिस्क होगा। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट डज द नर्स डू फॉर अ क्लाइंट विद सर्वाइकल लेमिनेक्टमी दैट डिफर्स फ्रॉम द नर्सिंग केयर फॉर अ क्लाइंट विद लंबार लेमिनेक्टमी। अगर लंबार रीजन में स्पाइन की सर्जरी हुई है और नेक रीजन में स्पाइन की सर्जरी हुई है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या अलग करना चाहिए? लंबार रीजन से क्या अलग करेंगे? नेक के रीजन में हम उसके ओरल सिक्रीशंस को रिमूव करेंगे, ये होगा आंसर। क्यों? क्योंकि आप जानते हो नेक की रीजन में अगर सर्जरी हुई है तो वो कफ नहीं कर पाएगा, और अगर कफ नहीं कर पाएगा तो सिक्रीशंस वगैरह बाहर नहीं जाएंगे, जिससे एस्पिरेशन का भी रिस्क है और बैक्टीरियल ग्रोथ का भी रिस्क है। इसलिए ओरल सिक्रीशन को सक्शन करके बाहर निकालना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 576, अ नर्स फाइंड अ विक्टिम अंडर द व्रेकरेज ऑफ कोलैप्स्ड बिल्डिंग। एक कोलैप्स्ड बिल्डिंग से व्यक्ति नीचे गिरता है। द इंडिविजुअल इज कॉन्शियस, अभी व्यक्ति को कॉन्शियस है, होश है, उसे सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, ब्रीदिंग सेटिस्फैक्टरीली, और वो बिल्कुल सांस वगैरह सब कुछ ले रहा है, कॉन्शियस है। और वो कह रहा है कि उसकी बैक पेन हो रही है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, एंड इनएबिलिटी टू मूव लेग्स, और वो पाँव को मूव नहीं कर पा रहा है, हिला नहीं पा रहा है। तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी? बच्चे देखो, अगर उसके बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और वो पाँव बिल्कुल नहीं हिला पा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि इसकी स्पाइन में चोट लग चुकी है। और जब भी स्पाइन में चोट लगती है आपको कोशिश करना है कि स्पाइन सीधी रहे। किसी भी एक्सीडेंट वाले व्यक्ति का अगर आपने स्पाइन सीधी नहीं रखी, हो सकता है उसको इररिवर्सिबल पैरालिसिस हो जाए, क्योंकि आप पहले से ही स्पाइन में इंजरी है, आप उसको और ज़्यादा उठक पटक करोगे, पेशेंट को उसकी स्पाइन को सीधी नहीं रखोगे तो और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, और ज़्यादा डैमेज होने की वजह से व्यक्ति ज़िंदगी भर के लिए पैरालिसिस हो सकता है उसको। इसलिए कोशिश करो स्पाइन को जितना सीधा रख सको उतना सीधा रखो। और सीधा रखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्डबोर्ड का। एक कार्डबोर्ड लेते हैं, हार्ड कार्डबोर्ड, और उसमें पेशेंट को लेटा देते हैं ताकि उसकी जो स्पाइन है वो सीधी रहे। तो आंसर क्या जाएगा? लीव द इंडिविजुअल लाइंग ऑन अ बैक विद इंस्ट्रक्शन नॉट टू मूव एंड सीक एडिशनल हेल्प। आप क्या करो? व्यक्ति को वहीं पर छोड़ दो,
बैक पे, और उसको बोलें कि आप बिल्कुल भी हिलने की कोशिश मत करना जब तक कि मैं मदद लेके आता हूँ। जब तक मैं मदद लेके आता हूँ आप हिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर व्यक्ति हिलेगा और ज़्यादा डैमेज हो सकता है उसके स्पाइन और में, और हमेशा के लिए ज़िंदगी भर इरिवर्सिबल पैरालिसिस व्यक्ति को हो सकता है। कोशिश करो हार्ड, आप ट्रॉमा, जब आप एम्स में सिलेक्शन हो जाएगा आपका तो आपको ट्रॉमा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। वहाँ पर भी बोलते हैं कि हार्ड बोर्ड एक लीजिए और हार्ड बोर्ड में उसको लेटा दीजिए पेशेंट को, ताकि उसकी स्पाइन सीधी रहे। और लॉग रोलिंग तो करते ही हैं स्पाइन को सीधा रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 577। अ क्लाइंट इज ट्रीटेड विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। एक व्यक्ति का स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए ट्रीटमेंट हुआ है एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन्फॉर्म द फैमिली दैट द क्लाइंट इज पैराप्लेजिक। और अब डॉक्टर फैमिली को बताता है कि उनका जो मरीज है उसे पैराप्लेजिया हो गया है। द फैमिली आस्क द नर्स व्हाट इट मीन्स, व्हाट एक्सप्लेनेशन शुड द नर्स प्रोवाइड। और फैमिली अब नर्स से पूछती है कि पैराप्लेजिया मतलब क्या होता है। तो पैराप्लेजिया का मतलब क्या होता है बच्चे, एक व्यक्ति जिसके 2 हाथ हैं 2 पाँव हैं, अगर उसके दोनों पाँव का पैरालिसिस हो जाए, दोनों लेग्स का पैरालिसिस हो जाए, उसको कहते हैं पैराप्लेजिया। और न जाने ये क्वेश्चन कितनी बार एम्स में आता है। अगर उसके दोनों पाँव का पैरालिसिस हो जाए तो उसे कहते हैं पैराप्लेजिया। और मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और उसके दोनों हाथ और दोनों पाँव, दोनों हाथ का भी और दोनों पाँव का भी पैरालिसिस हो जाए तो उसको कहते हैं क्वाड्रीप्लेजिया, उसे कहते हैं क्वाड्रीप्लेजिया। ठीक है, ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, लोअर एक्सट्रीमिटी आर पैरालाइज्ड। उसकी दोनों लोअर एक्सट्रीमिटी पैरालाइज्ड हो चुकी है, उसी को कहा जाता है पैराप्लेजिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 578। अ क्लाइंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हैज़ पैराप्लेजिया। एक व्यक्ति जिसे स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है उसे पैराप्लेजिया हो गया है। द नर्स असेस फॉर विच मेजर प्रॉब्लम द क्लाइंट में एक्सपीरियंस अर्ली इन रिकवरी पीरियड। जब व्यक्ति रिकवर कर रहा होगा तो उसे क्या दिक्कत हो सकती है। याद रखना बच्चे, स्पाइन का जो सैक्रल रीजन होता है ना, वहाँ पर होता है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, यानी पेशाब करने का जो रिफ्लेक्स, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो होता है वो सैक्रल रीजन में होता है। तो जब भी स्पाइन की कोई प्रॉब्लम होती है तो व्यक्ति को ब्लैडर कंट्रोल में बहुत दिक्कत होती है, पेशाब कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है, व्यक्ति को इनकंटिनेंस देखा जा सकता है जिसको भी स्पाइन की कोई सर्जरी हुई है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में पैराप्लेजिया है। मेजर प्रॉब्लम क्या आ सकती है, ब्लैडर कंट्रोल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है पेशेंट को, क्योंकि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहाँ होता है, सैक्रल रीजन में होता है स्पाइन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 579। अ नर्स शुड एक्सपेक्ट अ क्लाइंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। एक व्यक्ति जिसके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, हैव सम स्पासिटी ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। स्पासिटी हो चुकी है, उसका पूरा स्पाज्म हो चुका है लोअर एक्सट्रीमिटी का, और इसी स्पाज्म को हम क्या कहते थे, कॉन्ट्रैक्चर। मैंने आपको इमेज दिखाई थी ना, तो कॉन्ट्रैक्चर को क्या कहते हैं, पूरा का पूरे पाँव में अकड़न आ चुकी है। व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन प्लान ऑफ केयर फॉर द क्लाइंट टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी कॉन्ट्रैक्चर। लोअर एक्सट्रीमिटी कॉन्ट्रैक्चर से बचाने के लिए नर्स क्या करेगी। मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्शन यानी अकड़न से बचाने के लिए व्यक्ति का क्या करते हैं, 2 ही काम करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं और पैसिव रेंज ऑफ एक्सरसाइज मरीज को कराते हैं। तो आप बताइए इन दोनों में से ऑप्शन में कौन सा है, ढूंढिए पोजीशन और पैसिव रेंज ऑफ एक्सरसाइज में से प्रॉपर पोजीशनिंग। तो आंसर क्या चले जाएगा, प्रॉपर पोजीशनिंग जाएगा। प्रॉपर पोजीशनिंग के थ्रू आपको उसको कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 580। ये क्या कह रहा है, अ क्लाइंट हैज़ पैराप्लेजिया। एक व्यक्ति को पैराप्लेजिया है मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के बाद। व्हाट इज़ द रीज़न द नर्सिंग केयर प्लान शुड इंक्लूड टर्निंग द क्लाइंट एवरी 1 से 2 घंटे। हर 1 से 2 घंटे में व्यक्ति को क्यों टर्न कर रहे हैं, हर 2 घंटे में पेशेंट की पोजीशन चेंज करा जाता है ताकि उसको प्रेशर अल्सर या बेड अल्सर ना हो, बेड सोर ना हो। एक क्वेश्चन याद रखना, बेड सोर को कैसे क्लीन करते हैं, आउटर टू इनर। बेड सोर को आउटर टू इनर क्लीन करते हैं, आउटर टू इनर, ये याद रखना। और बेड सोर के लिए बार्डन स्केल यूज़ करते हैं, और बार्डन स्केल का कितना स्कोर होता है ये मैंने आपसे पूछा था, प्लीज़ बताइए बार्डन स्केल का कितना स्कोर होता है। आउटर टू इनर करते हैं। नॉर्टन स्केल भी हम किस लिए यूज़ करते हैं, बेड सोर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 581। व्हाट प्रॉब्लम इज नर्स प्राइमरली अटेम्प्टिंग टू प्रिवेंट व्हेन एनकरेजिंग अ क्लाइंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। एक नर्स जो एक व्यक्ति को जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है
उस पेशेंट को बोल रही है खूब सारा पानी पियो, खूब सारा पानी पियो। तो नर्स ऐसा क्यों बोल रही होगी उस व्यक्ति को कि खूब सारा पानी पियो? उस व्यक्ति को जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, मेरी बात सुनो बच्चे, जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो क्या ब्लैडर खाली हो पा रहा है टाइम टू टाइम? नहीं, ठीक है। इसीलिए उस व्यक्ति को जो यूरिन होता है वो ज़्यादातर समय कहाँ पर पड़ा रहता है? ब्लैडर के अंदर। अगर उसका यूरिन ज़्यादातर समय ब्लैडर के अंदर पड़ा हुआ है तो क्योंकि पेशाब ज़्यादातर समय अंदर पड़ा हुआ है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो पेशेंट को यूटीआई होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए हम उसको खूब सारा पानी पिलाते हैं ताकि खूब सारा पेशाब बने और वो बाहर जाता रहे बॉडी से, और जब वो बाहर जाएगा पेशाब एक जगह पे इकट्ठा होगा नहीं तो यूटीआई का रिस्क क्या हो जाएगा? यूटीआई का रिस्क कम हो जाएगा। तो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाने के लिए उस पेशेंट को हम बोलते हैं खूब सारा पानी पियो। जब भी किसी व्यक्ति को ऐसी चोट लग जाती है कि उसको प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट, उसको हम हमेशा बोलते हैं कि खूब सारा पानी पियो ताकि आपका जो यूरिन है वो एक्सक्रीट होता रहे, बाहर निकलता रहे, एक जगह पे ना रहे और आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो। तो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसको ज़्यादा पानी पीने को बोलेंगे। चलिए एक और बात बच्चे, इस व्यक्ति को हो जाता है एटॉनिक ब्लैडर। क्या हो जाता है इसको? एटॉनिक ब्लैडर। एटॉनिक ब्लैडर यानी वो भरता तो है लेकिन खाली नहीं हो पाता है, तो भरेगा फिर पेशाब यहीं पे इकट्ठा रहेगा जिसकी वजह से स्टेसिस होगा, पेशाब यहाँ पर रुका रहेगा और उसमें इन्फेक्शन होगा, यूटीआई होगा। इसीलिए पानी पिला रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 582, अ क्लाइंट हैज़ फंक्शनल ट्रांससेक्शन ऑफ सर्वाइकल कॉर्ड C7 एंड C8। एक व्यक्ति के C7 C8 में व्यक्ति के चोट लगी है, यानी सर्वाइकल रीजन में चोट लगी है, नेक के रीजन में चोट लगी है, रिजल्टिंग इन स्पाइनल शॉक, और उस वजह से व्यक्ति को स्पाइनल शॉक हो गया है। व्हाट साइन एंड सिम्टम डज द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट आफ्टर द इंजरी? सर्वाइकल रीजन में चोट लगी है 7th और 8th में, और वो कह रहा है स्पाइनल शॉक उस वजह से व्यक्ति को हो गया है। तो निम्नलिखित में से कौन से लक्षण आ सकते हैं? जब भी स्पाइनल शॉक होता है ना बच्चे, जब भी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी लगती है व्यक्ति को होता है फ्लैसिड पैरालिसिस। याद रखना, जब भी व्यक्ति को स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है व्यक्ति को होता है फ्लैसिड पैरालिसिस, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के जिस लेवल पे इंजरी हुई है ना उसके नीचे वाला भाग बचे, याद रखना, जिस लेवल पे इंजरी हुई है उसके नीचे वाले भाग का लॉस हो जाता है रिफ्लेक्सेस, उसके नीचे वाले सारे भाग का रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाता है, उसे कहते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस। और दूसरा, क्योंकि वो सर्वाइकल के रीजन में हुआ है, नेक रीजन में हुआ है, तो सबसे ज़्यादा खतरा होता है रेस्पिरेटरी फेलियर का। रेस्पिरेटरी फेलियर का एक बात याद रखना बच्चे, जो डायाफ्राम होती है ना, डायाफ्राम जो कि क्या करती है, रेस्पिरेटरी मसल है, उसको कौन सी सर्वाइकल नर्व सप्लाई करती है? C4। उसको कौन सप्लाई करता है? C4। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। C4 जिसे हम कहते हैं फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व, तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि डायाफ्राम को कौन सप्लाई करता है? फ्रेनिक नर्व C4। तो सर्वाइकल रीजन में अगर C4 में इंजरी होगी ना तो व्यक्ति की सीधा डेथ हो सकती है रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, क्योंकि डायाफ्राम तो काम करेगा ही नहीं, पेशेंट की सीधा डेथ हो जाएगी, रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि एक पेशेंट के फ्रेनिक नर्व में इंजरी है या फिर C4 में इंजरी है तो पेशेंट की क्या हो जाएगी? डेथ हो सकती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। और सर्वाइकल रीजन में हो रही है तो फ्लैसिड पैरालिसिस और रेस्पिरेटरी फेलियर दोनों ही व्यक्ति को हो सकता है। चलिए नेक्स्ट